Hello everyone, good morning. Good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल संडे था तो संडे को डेली करंट अफेयर्स नहीं हुए, लेकिन संडे को हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर डिस्कस किए थे। कल आप लोगों के लिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियो सेशंस अपलोड किए थे। पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था आपका पूरे वीक का जो भी करंट अफेयर्स था उसके वन लाइनर्स विथ टॉप 80 एमसीक्यू, और सेकेंड वीडियो में मैंने पूरे वीक के बैंकिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन। ये दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, और दोनों की पीडीएफ भी अपलोड हो चुकी है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, तो फ्री नोट्स वाले सेगमेंट से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम यहाँ पे 6 और 7 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बातें क्लियर हो रही हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। आज का इंपॉर्टेंट डे इतना खास है कि कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने एमपीपीएससी का एग्जाम दे रही थी तब पूछा गया था कि 7 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन WHO का फॉर्मेशन हुआ था 1948 में। इसकी थीम क्या है? हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर आपको थीम देखने को मिल जाएगी। आपको इस थीम को और इस दिन को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है अप्रैल मंथ का। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब देश दुनिया की बाकी खबरों पे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत होगी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। तो सबसे पहले तो न्यूज में जो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हम सभी लोगों ने कल के सेशन में मतलब 5 अप्रैल के सेशन में डिस्कशन किया था कि 6 नंबर की विम्सटेक की समिट कहाँ पर हो रही है? थाईलैंड के बैंकॉक में हो रही है। तो ये जो 6 नंबर की समिट थी उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी विम्सटेक की समिट में पार्टिसिपेट किया था। विम्सटेक में टोटल 7 कंट्रीज आपको मेंबर देखने को मिल जाएंगी, और ये जो 6वें नंबर की विम्सटेक की मीटिंग हुई थी, ठीक है, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके बाद ये लौटते समय घर नहीं आए। होता है ना, हम भी कई बार दुकान जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं और लौटते समय किसी और दोस्त के घर रुक जाते हैं। वैसे ही इनके साथ हुआ, ये लौटते समय श्रीलंका रुक गए। मतलब श्रीलंका के 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पे थे, 4 से लेकर 6 अप्रैल तक, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन ऑनर्ड विद हाईएस्ट स्टेट ऑनर ऑफ श्रीलंका, मित्र विभूषण। किसने दिया है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिशानायके ने दिया है कोलंबो में। इस अवार्ड की शुरुआत 2008 में हुई थी, और जो भी फॉरेन हेड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं, उनको मित्र विभूषण अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो रिसेंटली कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिले हैं, तो मित्र विभूषण अवार्ड मिला है 2025 में, श्रीलंका ने दिया है। नेक्स्ट है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशियन, मॉरिशियस की गवर्नमेंट ने दिया है। मॉरिशियस के नेशनल डे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट थे, और पहले इंडियन एंड 5th नंबर के फॉरेन लीडर है जिनको मॉरिशियस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर नाइजीरिया, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, दिस इज इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि रशिया का हाईएस्ट अवार्ड है, एंड ऑर्डर ऑफ ड्रूक गैल्पो जो कि भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है। ये सभी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहले ही मिल चुके हैं। मैंने बहुत छोटी लिस्ट बनाई है, लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैंने 2025 और 2024 के अवार्ड्स को ही यहाँ पे देखा है, बाकी सबको यहाँ पे एड ऑन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सीमा अग्रवाल के बारे में, जो कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको रिसेंटली डीजीपी बनाया गया है फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज में। डीजीपी का क्या मतलब होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर होते हैं किसी भी इंडियन स्टेट में, जिनका नाम होता है, जिनको हम रैंक करते हैं डीजीपी। तो यहाँ पर आपको डीजीपी देखने को मिल रही है सीमा अग्रवाल, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। इन्हें डीजीपी बनाया गया है फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज में, और इन्होंने आभाष कुमार को सक्सीड किया है। इसके पहले ये सीमा अग्रवाल डीजीपी थी सिविल सप्लाईज में। ओके, अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है एस सी रहलान, मतलब सुभाष चंद्रा रहलान।
इन्हें रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया है FIEO का। हमारे देश में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तो कंप्लीट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होगी। बिल्कुल है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO। इसके प्रेसिडेंट SC रहलान बन चुके हैं। इनका टेन्योर 2027 तक रहेगा और इन्होंने अश्विनी कुमार को रिप्लेस किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 1965 में 1965 में हुआ था। ठीक है, अब रिसेंटली कुछ और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि चंद्रजोत सिंह नंदा। चंद्रजोत सिंह नंदा को 73 नंबर का प्रेसिडेंट बनाया है ICAI, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। मोहसिन नकवी, इनके बारे में रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कशन किया था, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं मोहसिन नकवी। इनको प्रेसिडेंट बनाया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का और इन्होंने श्रीलंका के सामी सिल्वा को रिप्लेस किया है। तकासी नकाजीमा, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया है, NCO बनाया है होंडा कार्स इंडिया का। ये कुछ अपॉइंटमेंट हुई हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बातें समझ में आ गई, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ जी, बिल्कुल कोई भी कंजूसी नहीं करेगा लाइक बटन पे क्लिक करने में। ठीक है, चलिए अब बिम्स्टेक की मीटिंग के बारे में तो बात कर ही रहे थे। 6वें नंबर की मीटिंग होस्ट किसने की थी? थाईलैंड ने की थी। लेकिन नेक्स्ट प्रेसिडेंसी का क्या? अब प्रेसिडेंसी मिली है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को चेयरमैनशिप मिली है बिम्स्टेक की फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, आने वाले 2 सालों के लिए। अब बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप किसके पास होगी? बांग्लादेश के पास होगी। ये चेयरमैनशिप इनको थाईलैंड से रिसीव हुई है। और जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश के, जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस, इन्होंने चेयरमैनशिप को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब 6वें नंबर की जो बिम्स्टेक समिट हुई थी उसकी थीम क्या थी? प्रॉस्पोरस, रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक, जिसमें आपको 7 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है उड़ीसा की रथ यात्रा एंड बलि जत्रा। बलि यात्रा या जत्रा भी बोला जाता है, बलि यात्रा फाइंड प्लेस इन द सेंटर्स इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। हमारे देश में जो सबसे बड़ी इंडिया की कल्चरल बॉडी है वो संगीत नाटक अकादमी है। तो संगीत नाटक अकादमी ने, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, है ना। सुबह से ये दिक्कत यहाँ पे थोड़ी सी बनी हुई है, क्या ही करो, लेकिन है ना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। तो यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी ने रिसेंटली उड़ीसा के बलि यात्रा को 45 नंबर पे और रथ यात्रा को, जो कि पुरी में होती है, 54th नंबर पे शामिल किया है इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया ऑन इट्स वेबसाइट। अब बात हो रही है बलि यात्रा के बारे में। बलि यात्रा को बोइज टू बलि के नाम से जाना जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा, जो फुल मून नाइट होती है, फुल मून नाइट कार्तिक मंथ की, तब बलि यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है और पूरे वीक का चलने वाला ये फेस्टिवल है। एक्चुअली आज जो उड़ीसा राज्य है उसे हम अगर बात करें एंशियंट एरा में तो हम उसे कलिंग के नाम से जानते थे। ठीक है, आप लोगों ने कलिंग के बैटल के बारे में जरूर सुना होगा। तो वो कलिंग कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। तो इट इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, ये जो फेस्टिवल है हर साल मनाया जाता है और लगभग 2000 साल हमारे जो मैरीटाइम और कल्चरल लिंक थे एंशियंट कलिंग के समय, उसे सेलिब्रेट करने के लिए किस तरीके से हमारा जो उड़ीसा था, मतलब जो उस समय का कलिंग था, वो किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ मैरीटाइम ट्रेड करता था साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, जैसे कि जावा, सुमात्रा, बोर्नोई, वर्मा एंड श्रीलंका के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कि एंशियंट समय में कलिंग, कलिंग मतलब उड़ीसा जो है वो अलग अलग देशों के साथ किस चीज़ का ट्रेड किया करता था? तो कार्डमम, इलायची का, सिनेमन, पेपर, कैम्फर, कपूर, गोल्ड और ज्वेलरीज का। ठीक है, और यहाँ पे कलिंग के जो लोग हैं वो शिप तैयार करते थे और उस शिप को, उस बोट को बोला जाता था बोइटास। क्लियर है? तो इसलिए कालिदास जी ने अपनी जो रचना है जिसका नाम है रघुवंशम, कालिदास जी की रचना का नाम क्या है? रघुवंशम। उन्होंने कहा था कि यार जो कलिंग के राजा हैं उनके लिए जो ये बे ऑफ बंगाल है वो एक तरीके से एक झील के समान ही है। तो किंग ऑफ कलिंग को द लॉर्ड ऑफ द सी कहा है। तो द लॉर्ड ऑफ सी, कलिंग के किंग को किसने कहा है? कालिदास जी ने कहा है। किसमें कहा है? अपनी रचना रघुवंशम में कहा है। क्लियर है? नाउ बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में।
तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी एक हिंदू फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। हर साल इसे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में। क्लियर है? इसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी या अपनी आंटी के टेम्पल पे जाते हैं, घर जाते हैं, जिसको हम गुडीचा कहते हैं, जो कि 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा, इसे फेस्टिवल ऑफ चैरियट भी कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े वुड के चैरियट्स को, मतलब रथ को तैयार किया जाता है। और ये फेस्टिवल जनरली आपको कब देखने को मिलेगा? आषाढ़ मंथ में, मतलब जून जुलाई के महीने में आपको ये त्यौहार देखने को मिलता है। जगन्नाथ टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने करवाया था? तो 12th सेंचुरी में किंग अनंत वर्मन चौथ गंगा देवा ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। जगन्नाथपुरी का टेम्पल जो है उड़ीसा में है, इसे व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। इसमें एक विमान देखने को मिलेगा। फिर जगमोहन मतलब असेंबली हॉल है। फिर नाथ मंदिरा मतलब फेस्टिवल हॉल है। और भोग मंडपम मतलब ऑफरिंग हॉल है, यहाँ पर है। मतलब 4 फेजेस में 4 स्ट्रक्चर आपको जगन्नाथपुरी के टेम्पल में देखने को मिलते हैं। जगन्नाथपुरी के टेम्पल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है यमिनिका तीर्थ। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर इस टेम्पल में यम की पावर भी काम नहीं करती। मतलब हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे पावर ऑफ यम, द पावर ऑफ यम जो है, द गॉड ऑफ डेथ जो है, वो नलीफाइड हो जाते हैं, उनकी पावर भी काम नहीं करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ऐसा यहाँ पे हिंदू बिलीफ कहता है। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि संगीत नाटक अकादमी ने रिसेंटली उड़ीसा की बलि यात्रा को 45th नंबर पे और रथ यात्रा को 54th नंबर पे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में अपनी वेबसाइट पे अपडेट करने का काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट फर्दर डिस्कशन करेंगे, उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी मंथली मैगजीन अपलोड हो चुकी है। 2 मैगजीन अपलोड हुई हैं। एक है बैंकिंग करेंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, जिसमें कंप्लीटली बैंकिंग करेंट अफेयर्स का थ्योरी इंक्लूड है। और दूसरी मैगजीन है जिसमें 300 एमसीक्यू आपको मार्च मंथ के कंप्लीट 1 लाइनर्स के साथ मिल जाएंगे फॉर योर रिवीजन पर्पस। ये आपके प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी थाईलैंड विजिट गए थे। थाईलैंड पे जब विजिट करने गए तो ऑब्वियस सी बात है, इनको कोई ना कोई तो गिफ्ट दिया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनको एक होली स्क्रिप्चर दिया है, एक होली किताब, एक पवित्र किताब यहाँ पर दी गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, जिसका नाम है वर्ल्ड त्रिपिटक। यहाँ पे जो आप लोग को पता है बुद्धिस्ट में लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं और जो आपकी पाली त्रिपिटक है उसका प्रोनाउंसिएशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को गिफ्ट किया है, गिफ्ट ऑफ पीस एंड विजडम फॉर ऑल। ऐसा बोला जाता है कि थाई गवर्नमेंट ने 2016 में वहां के जो राजा थे, राजा को जब 70 ईयर्स हो गए थे अपने शासन को करते हुए, जिनका नाम था किंग भूमि बोल अदुल्या देज, और रानी जिनका नाम था सिरिकेट, उनसे इस बुक को लिया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिलहाल में गिफ्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सेट अ न्यू हाई रिकॉर्ड विथ 6.69% ग्रोथ। अब यहाँ पे हमारे राज्यों में सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी ग्रोथ देखी गई है इंडिया में 2024-25 में, वो तमिलनाडु में देखी गई है। तमिलनाडु का पिछले 10 सालों का ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट है विच इज़ 9.69%। तमिलनाडु के बाद सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो रियल ग्रोथ है, रियल ग्रोथ का मतलब है आप इकोनॉमी कैलकुलेट कर रहे हो विदाउट इन्फ्लेशन, जो आपको क्लियर पिक्चर दिखाता है कि आपके राज्य की क्या प्रोग्रेस है। जबकि नॉमिनल ग्रोथ जो होती है वो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करता है। तो आपकी जो रियल इकोनॉमी ग्रोथ है वो 9.69% है, लेकिन जो आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट है तमिलनाडु राज्य की, वो 14.02% आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, तमिलनाडु राज्य का जो जीडीपी वैल्यू है वो 2024-25 में इंक्रीज हो गया है। कितना हो गया है? 17.23 लाख करोड़ रुपीस। ठीक। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी बने हैं और वापस भी बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के रिसेंटली 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इस स्कीम को 2016 में 5 अप्रैल को लॉन्च किया गया था और 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस स्कीम में क्या किया जाता है? इस स्कीम में जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वीमेन कैटेगरी है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो अपने बिजनेस को, नए इंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें। अभी तक 7 ईयर्स में 61,000 करोड़ रुपीस के लोन को सैंक्शन किया गया है
अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो कि 2016 की स्कीम है। नेक्स्ट, अब एनपीसीआई ने भीम का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया है जिसका नाम है भीम 3.0, और इस नए वर्जन में क्या क्या नई बातें हैं वो हमें देखना है। तो एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड इंट्रोड्यूस भीम 3.0, द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ द भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशन। इसमें अगर आपका इंटरनेट काफ़ी वीक है, अनस्टेबल है, तो भी आप स्मूथली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस नए भीम 3.0 एप्लीकेशन में कुछ नए नए फीचर्स को ऐड ऑन किया गया है, जैसे कि स्प्लिट एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, 3 फ्रेंड हैं, पिकनिक पे जाते हैं और एक फ्रेंड पूरा खर्चा खर्चा कर देता है। अब इस खर्चे को 3 लोगों के बीच में स्प्लिट करना है, तो आपका जो भीम एप्लीकेशन है वो स्प्लिट करेगा, एक्सपेंसेस को मैनेज करेगा, यूजर को ट्रैक करेगा, जो भी आपका स्पेंड हुआ है उसको एनालिसिस करेगा, आपका फैमिली और फ्रेंड का जो कॉस्ट शेयर है वो यहाँ पे इंडिकेट करने का काम करेगा आपका भीम 3.0। इसके अलावा इन्होंने एक नया फीचर जोड़ा है, एड ऑन किया है, जिसका नाम है फैमिली मोड। फैमिली मोड जो है, एक सिंगल अकाउंट में आप मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को एड ऑन कर सकते हैं, उनको पेमेंट असाइन कर सकते हैं और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को भी मॉनिटर किया जा सकता है। फिर एक्शन नीडेड करके एक नया अलर्ट ऐड ऑन किया है, जैसे कि आपका कोई बिल है, आपको बिल पे करना है और आप डेट भूल चुके हो, तो वो आपको अलर्ट भेजेगा, आपको रिमाइंडर भेजेगा पेंडिंग बिल्स का। इसके अलावा एक नया फीचर ऐड ऑन किया है जिसका नाम है भीम बेगा। ये क्या करेगा, ये मर्चेंट्स के जो पेमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करेगा डायरेक्टली विदाउट रिक्वायरिंग द थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, और ये 15 अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल होगा। इंटरनेट को ऑप्टिमाइज करने का काम कर रहा है, सेफर ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और कब से रोल आउट हो गया है, अप्रैल 2025 से इसको रोल आउट किया गया है। ठीक है, भीम 3.0 अपग्रेडेड वर्जन है भीम का। भीम का मतलब, भीम जो यूपीआई है इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया था 2016 में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है सिंपल, फास्ट एंड सिक्योर मेथड आपके कैशलेस पेमेंट के लिए। एनपीसीआई का फॉर्मेशन 2008 में हुआ था, ठीक है, बाय द आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। क्लियर, हमारे देश में जितने भी रिटेल पेमेंट्स होते हैं उनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एनपीसीआई है। एनपीसीआई ने 7 अलग अलग कंट्रीज में यूपीआई को भी इंट्रोड्यूस करने का काम किया है। बात समझ में आ गई है? चलो, नेक्स्ट है टाइगर्स आउटसाइड रिजर्व इनिशिएटिव। हम लोगों ने बहुत सारे टाइगर प्रोजेक्ट्स, मतलब टाइगर रिजर्व बनाए हैं, टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया है अपने टाइगर को कंजर्व करने के लिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो अब वो टाइगर है, उसको नहीं पता यार कि ये बॉर्डर है, ये बाउंड्री है, होता है ना कि ये आपकी टाइगर जो नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है इसकी बॉर्डर है, इसके बाहर आपको नहीं जाना। बेचारे टाइगर को नहीं पता। तो कई सारे टाइगर्स ऐसे भी हैं जो कि आपके टाइगर रिजर्व से बाहर पाए जाते हैं। तो ऐसे टाइगर्स को भी तो हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि हमारे देश के 30% टाइगर्स ऐसे हैं, 30% टाइगर ऐसे हैं जो कि डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व में ना होकर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व घूम रहे हैं। तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है हमें, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग के बाद इन्होंने बजट भी अप्रूव किया है। 26-27 के लिए बजट है 176 करोड़ रुपीस का। इसका गोल क्या है, वो टाइगर की पॉपुलेशन जो आउटसाइड टाइगर रिजर्व है उन्हें मॉनिटर करना, और यहाँ पे टाइगर की जो पोचिंग होती है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसे रिड्यूस करना, ये इसका पर्पस है। अब इसकी फंडिंग, जो हमने फंडिंग तो दे दी कि 176 करोड़ रुपए फंड दिए जाएंगे, ये फंडिंग आएगी कहाँ से? तो फंडिंग का सोर्स है नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। और इस पूरे प्रोग्राम को रेगुलेट करने का काम जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। 80 फॉरेस्ट डिवीजन में 10 स्टेट में इसे रोल आउट किया जाएगा, टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आउटसाइड टाइगर आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि टोटल जो डेथ हुई है पिछले 4 सालों में वो 378 लोगों की जान गई है ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है 218, फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। अगर प्रेजेंटली भारत में हम टाइगर एस्टिमेशन की बात करें तो टोटल टाइगर पॉपुलेशन 3628 है और 58 टाइगर रिजर्व को अभी तक नोटिफाई किया गया है। नेक्स्ट है
आसाम मुख्यमंत्री महिला उद्यम अभियान। तो आसाम राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यम अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें बेसिकली जो वीमेन एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब वो महिलाएं जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको सेल्फ मतलब खुद को सेल्फ एम्प्लॉय बनाना चाहती हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए उन्हें 3 अलग अलग फेजेस में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इनका टारगेट है कि 10,000 महिलाओं को हमें सपोर्ट करना है, उनको सीड कैपिटल देना है, जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो आसाम गवर्नमेंट ने एक बिगेस्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि 10,000 महिलाओं को सीड कैपिटल देगा, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके। यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला उद्यम इस स्कीम का नाम है, जिसे लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने। फर्स्ट फेज में 10,000 रुपए सीड कैपिटल दिया जाएगा, सेकेंड फेज में 25,000 रुपीज और थर्ड फेज में 50,000 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा उनकी ग्रोथ के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी फीमेल जो एक्टिव मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है, लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। उसके पास वैलिड आधार सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। जिस भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो है, इंगेज है, वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने कोई घपला करके रखा हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि आपको लोन चाहिए है तो आप क्या बिजनेस आइडिया है, आपका बिजनेस प्लान क्या है, ठीक है। इसके अलावा इन्वॉल्व इन मिनिमम 1 इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। और यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, तो 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। और अगर SC ST कैटेगरी से है या ट्राइबल कम्युनिटी से है, टी ट्राइब से है, तो 4 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला है सेल्फ हेल्प ग्रुप की है और उसकी मतलब उसका जो चिल्ड्रन है, उसका जो बच्चा है वो एक बेटी है, लड़की है, तो वो लड़की स्कूल जाना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, मुंबई हैज स्लोएस्ट फिक्स्ड ब्रॉडबैंड अमंग इंडियन सिटीज एज पर द ओखला। ओखला की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो एक स्पीड टेस्ट करता है कि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग सिटीज में इंटरनेट या ब्रॉडबैंड स्पीड क्या है। यहाँ पे बताया गया कि मुंबई का जो फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड है वो स्लोएस्ट है, सबसे कम है, और मुंबई की रैंक 123 है, जबकि दिल्ली 89 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। मुंबई की परफॉर्मेंस ग्लोबली 123 है, इसकी डाउनलोड स्पीड 58 Mbps और अपलोड स्पीड 56 Mbps है। और लेटेंसी मतलब जो डिले होता है वो 5 मिली सेकेंड का आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग कितनी है? इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग 95 है। अपलोडिंग स्पीड 57 Mbps और डाउनलोड स्पीड 61 Mbps है, और 7 मिली सेकेंड लेटेंसी भारत में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है द नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स। यहाँ पर देखिए एक इंटरनेशनल टैक्स एंड इमिग्रेशन फर्म है जिसका नाम है नोमेड कैपिटलिस्ट। इन्होंने 199 कंट्रीज का डेटा पब्लिश किया है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। इसमें 5 फैक्टर को इंक्लूड किया है, वीजा फ्री ट्रेवल कितने कंट्रीज में अलाउ है, टैक्सेशन, ग्लोबल परसेप्शन, डुअल सिटीजनशिप एंड पर्सनल फ्रीडम। उसके अकॉर्डिंगली इस डेटा को पब्लिश किया है। इसमें आयरलैंड टॉप पर है, सेकेंड पोजीशन पे स्विट्जरलैंड एंड ग्रीस है। नाउ बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया 158 नंबर पे है और इंडिया का स्कोर 47.5 आपको मिल जाएगा। इंडिया 148 नंबर पे, और इंडिया के साथ कॉमरोस भी इंडिया के साथ सेम पोजीशन को शेयर कर रहा है। बॉटम कंट्री कौन सी है, सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट कहाँ का है, आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। किसने पब्लिश किया है? नोमेड कैपिटलिस्ट ने इस डेटा को पब्लिश किया है। चलो फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास में मतलब 5 अप्रैल को हमने क्या क्या सीखा था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था मोहसिन नकवी के बारे में, इन्हें प्रेसिडेंट बनाया है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। फिर मनोज कुमार, जिन्हें भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है, ही पास्ड अवे। आकाश शराफ, इनको रिसेंटली नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रिफॉर्म्स। फिर नीति आयोग ने पब्लिश किया था फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसमें अचीवर कैटेगरी में टॉप स्टेट उड़ीसा राज्य है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को अंकटाड ने पब्लिश किया था, जिसमें इंडिया 36 पोजीशन पे है। पहली यूरोपियन कंट्री जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ कर लिया है वो हंगरी है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 की शुरुआत की है। फेज 2 की शुरुआत की है जो कि 2024 से 2029 तक होगा, जिसके लिए बजट 6839 करोड़ रुपीज है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्मेशन दी है कि 98.21% 2,000 रुपए के जो बैंक नोट है वो वापस आ चुके हैं, मार्केट सर्कुलेशन से बाहर आ चुके हैं। फिर बैंकॉक ने 6 नंबर की बिम्स्टेक समिट को होस्ट किया था। तमिलनाडु असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पे
बोला है कि आप रीगेन करो किसे, कच्चा तिबू आइलैंड को। कच्चा तिबू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट है कि हमें 728 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल तैयार करने, हर एक ट्राइबल ब्लॉक में एक रेसिडेंशियल स्कूल होना ही चाहिए। असम ने सेलिब्रेट किया था रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या असमी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। और मुद्रा पोर्ट भारत का पहला पोर्ट हो चुका है जिसने इस फाइनेंशियल ईयर में 200 मिलियन मेट्रिक टन के कार्गो को हैंडल किया है। ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। नेक्स्ट है, इन द 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट बाय द अंकटाड, व्हाट इज द इंडियाज ओवरऑल रैंक इन द रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स ऑफ द ईयर। आंसर हो जाएगा 36, भारत की रैंकिंग आपको मिल जाएगी। विच कंट्री लॉन्च द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है स्ट्रेट थंडर। स्ट्रेट थंडर एक्सरसाइज ताइवान स्ट्रेट में हुई थी, चाइना की मिलिट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, ऑप्शन नंबर सी। विच कंट्री टॉप द नोमिड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स, आंसर हो जाएगा आयरलैंड, टॉप पर आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है। 4 मिनिस्ट्रीज आपको मिल रही हैं। सही आंसर आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।